अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक स्टैंडर्ड शुरू करना है IS-21। IS-21 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो काफी सारे स्टैंडर्ड्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब आप अभी इसको पढ़ोगे आइसोलेशन में, फिर आप इसको IFRS 9 के साथ भी पढ़ोगे, आप इसको IS-41 के साथ भी पढ़ोगे, आप इसको IS-37 के साथ भी पढ़ोगे। ये वो स्टैंडर्ड है जो 5-6 स्टैंडर्ड्स के साथ कनेक्ट होके आएगा। ठीक है जी। इस पे इसके मार्क्स कितने हैं सर? इसके अगर ये आइसोलेशन में अपना सवाल बन के आता है, इसका मैक्सिमम नंबर है 8। लेकिन अगर ये किसी के साथ मिलके आता है तो फिर ऑब्वियसली वो 15-20 मार्क्स तक जा सकता है। सर ये स्टैंडर्ड आपके कोर्स में डला है, कोई 4 अटेम्प्ट्स हो गई हैं। इससे पहले स्टैंडर्ड एक्सक्लूसिवली सीए फाइनल में पढ़ाया जाता था। इस स्टैंडर्ड में है क्या सर? ये स्टैंडर्ड का नाम क्या है सर? IS-21 है हमारे पास जनाब, चेंजेस इन फॉरेन करेंसी रेट्स या फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। ठीक है जी, चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट से क्या ताल्लुक हमारा यार? सर एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं सर हम। सर मुझे एक बात बताएं, हम पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं, ठीक है जी। पाकिस्तान से हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उस पे खर्चा करते हैं, फिनिश गुड्स बनाते हैं, पाकिस्तान में बेच देते हैं। ना हमारी कोई परचेज फॉरेन करेंसी में है, ना हमारी कोई सेल्स फॉरेन करेंसी में। क्या हमें IS-21 अफेक्ट करेगा? नहीं। IS-21 अफेक्ट कब करेगा? सर जब मेरी कोई ट्रांजैक्शन, एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी फॉरेन करेंसी में होगी, IS-21 ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है जी। IS-21 ट्रिगर होगा जब आपकी एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी किसमें हो? फॉरेन करेंसी में हो। ठीक है जी। आपकी कोई चीज परचेज की हो, आपने, आपके पास एसेट पड़ा हो, कोई लायबिलिटी हो, कोई आपने एक्सपेंस किया हो, ठीक है जी, फॉरेन करेंसी में एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी की, IS-21 ट्रिगर कर लेगा। अच्छा जी, सर हम बात करते हैं जनाब एक कंपनी की। सिर्फ पाकिस्तान में कंपनी काम करती है, मुझे बताओ इसकी सारी रिसीट्स किस में होंगी? PKR में होंगी, सारे पेमेंट्स भी PKR में होंगी। तो क्या मैं कह सकता हूं इसकी फंक्शनल करेंसी कौन सी? फंक्शनल करेंसी ये PKR है, पाकिस्तानी रूपी है, ऐसा? तो फंक्शनल करेंसी की डेफिनेशन क्या हुई कि हमारी सारी मेजर रिसीट्स एंड पेमेंट्स इसी करेंसी में होती है, बिजनेस डीलिंग हमारी इस करेंसी में। ठीक है जी, जिस एनवायरमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं वहां ये करेंसी राइज है। ये कौन सी करेंसी हो गई हमारी? फंक्शनल करेंसी। इसके अलावा आपने किसी भी करेंसी में ट्रांजैक्शन की, वो ट्रीट होगी फॉरेन करेंसी। वो क्या ट्रीट होगी? मुझे बताओ सर, हम पाकिस्तान में काम करते हैं, पाकिस्तान में हमारी रिसीट्स हैं, पाकिस्तान में पेमेंट्स हैं। अगर मैं US डॉलर में कोई चीज खरीदता हूं, फॉरेन करेंसी। मैं US डॉलर में कोई चीज बेचता हूं, फॉरेन करेंसी, ऐसा? अच्छा जी, गौर तो सुनना मेरे बच्चों। व्हाट इफ क्या मैं पाकिस्तान में मौजूद हूं, मेरी सारी इंपोर्ट है बांग्लादेश से, मैं डॉलर में पे करता हूं बांग्लादेश को, ठीक है जी। यहां गुड्स को मैन्युफैक्चर करता हूं, 1 रुपए की यहां सेल्स नहीं करता, यहां से सीधा उठा के मैं बेच देता हूं जापान। वहां से पैसे भी डॉलर में आ रहे हैं, मेरी सेल्स भी डॉलर में, मेरी परचेजेस भी डॉलर में, ठीक है जी। तो मुझे बताओ मेरी फंक्शनल करेंसी क्या है? US डॉलर। अब बताओ अगर मैं 1 रुपए की चीज भी जाके 1 रुपयों में खरीदूंगा, PKR में खरीदूंगा, बार रोड से, मोहल्ले से, वो क्या ट्रीट होगी? फॉरेन करेंसी। अब एक चीज दिमाग में रखना, फॉरेन करेंसी का, सॉरी, फंक्शनल करेंसी का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं तो आपकी फंक्शनल करेंसी रुपीज होगी, नहीं। आपकी मेजर रिसीट्स एंड पेमेंट्स और बिजनेस जिस करेंसी में कंडक्ट हो रहा है वो क्या है? आपकी फंक्शनल करेंसी। इसका मतलब है सर यहाँ जियोग्राफिकल जुरिस्डिक्शन नहीं देखी जाएगी, यहाँ ये देखा जाएगा कि आपकी मेजर रिसीट्स एंड पेमेंट्स किस करेंसी में आ रही है। डन। अच्छा, तो फिर हमें करना क्या है स्टैंडर्ड? हमने ये देखना है कि सर जब हमारी कुछ ट्रांजैक्शंस फंक्शनल करेंसी में ना हो तो उनको फंक्शनल करेंसी में लेके कैसे आए। ट्रांजैक्शन अगर डॉलर में हो रही है, हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस में बना रहे होंगे? फंक्शनल करेंसी में। याद रखना, हर कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फंक्शनल करेंसी में बनाती है, ठीक है जी। तो बताओ अगर मैं फंक्शनल करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूं तो सर मेरे लिए अगर कोई ट्रांजैक्शन फंक्शनल करेंसी में नहीं है तो वो क्या ट्रीट होगी? फॉरेन करेंसी, ऐसा? तो ये स्टैंडर्ड डील होगा जब आपकी फंक्शनल करेंसी एक तरफ चल रही है और आपने एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी फॉरेन करेंसी में की, देन आपको अप्लाई करना पड़ेगा क्या चीज? IS-21। डन। मैं आपके सामने ना एक टेबल बनाने जा रहा हूं, वो आपने मेरे साथ देखना है। इस पूरे चैप्टर को हम कवर करेंगे 3 लेक्चर्स में, हमारे कॉन्सेप्ट्स होंगे और आप 3 लेक्चर्स प्रैक्टिस के डाल दें, ठीक है जी। एवरेज हमें 6 लेक्चर्स लगेंगे इसको कवर करने में।
जो भी चीज होगी ना आपको डे वन पे बता दिया करूंगा, इतना हमारा टाइम स्पेंड इस पे लगेगा, ठीक है। मैं आपके सामने एक छोटी चीज रख रहा हूँ सर, सुनिएगा दोस्त। आपके पास इन्वेंटरी पे कब रिकॉर्ड करते हैं, ये किसी भी एसेट को रिकॉर्ड कब करते हैं? वेरी गुड सर, जब उसका रिस्क और रिवॉर्ड हमें मिल जाए। डन, जब उसका रिस्क और रिवॉर्ड हमें मिल जाए, ऐसा। अच्छा, और बता लो, मैंने ना 1 जनवरी 2019 को एक ऑर्डर प्लेस किया यूएसए में एक ऑर्डर प्लेस किया। मैंने फोन किया, मैंने कहा दोस्त डिस्टॉर्शन हो रही है आवाज में, आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है? सेट है? अच्छा जी सर, मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया यूएसए में। मैंने कहा जी मुझे $20,000 का सामान चाहिए। कितने का? 20,000 डॉलर्स का कुछ सामान खरीदना है। अभी मैंने सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है, ना मैंने पैसे दिए ना मुझे गुड्स मिली है, सिर्फ फोन कॉल पे एक ऑर्डर प्लेस किया। डन, 1 जनवरी है। क्या मैं रिकॉर्ड कर लूं अपने पास इन्वेंट्री डेबिट और पेबल क्रेडिट? नहीं सर, क्यों भाई? अभी मुझे कोई रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं। डन, अज्यूम करो सर मेरे पास 1 फेब आ जाती है और ये गुड्स मुझे रिसीव हो जाते हैं। चील की निगाहों से इस लड़के ने, जी सर, गुड्स रिसीव। सर जो गुड्स रिसीव हुई हमें वो हुई है से 1 फेब को, ठीक है जी सर। सीधी सी बात है सर, डॉलर 20,000 ही है, हमने पे करना ही है, हमने अभी तक पे नहीं किया। ऐसा गुड्स रिसीव हो गई। जब रिसीव हो गई ना तो हमें यूएसए से कॉल आई, अब गुड्स आपके पास आ गई है, नाउ यू आर दी ओनर। अब टूटेगी फूटेगी गुमेगी तबाह होगी, जिम्मेदार आप हो। मुझे बताओ, मुझे रिस्क एंड रिवॉर्ड किस डेट पर ट्रांसफर हुआ? 1 फेब को, ठीक है जी। मैंने 31 या से 3 मार्च को ये पैसे पे कर दिए। ऐसा कितने पैसे दिए मैंने? $20,000। ऐसा सर जो रेट था ना डॉलर्स का, $1 सर यहां पर मिल रहा था 160 का, इधर 180 का हो चुका था, इधर 195 रुपए का हो चुका था, ठीक है जी। मुझे एक बात बताओ, मैं अपनी बुक्स में किस डेट पे एंट्री पास करूं? मेरी फंक्शनल करेंसी रुपीज है, किस डेट पे एंट्री पास करूं सर? सर जिस दिन मुझे गुड्स रिसीव हुए हैं, जिस दिन मैंने ऑर्डर प्लेस किया। सर जिस दिन मैंने ऑर्डर प्लेस किया उस दिन नहीं, जिस दिन मुझे गुड्स, तो मैं एंट्री पास करूंगा। और तो सुनना, मैंने एंट्री पास की 1 फेब 2019 को, ठीक है जी। मैंने एंट्री पास की इन्वेंट्री डेबिट कितने से मेरे बच्चों? 20,000 से। नहीं सर, $20,000 हैं, मल्टीप्लाई बाय। याद रखिएगा, फॉरेन करेंसी में जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, फॉरेन करेंसी में जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, वो उसी दिन के रेट पे रिकॉर्ड होंगी, ना उससे पहले ना उसके बाद। मुझे बताओ आज के दिन का रेट क्या है? 180। तो मैं मल्टीप्लाई करूं उसको किससे? 180। इसका मतलब मैंने एक चीज कंक्लूड कर दी कि फॉरेन करेंसी में जितनी ट्रांजैक्शन होंगी वो उस दिन के स्पॉट रेट पे होंगी। किस पे होंगी? स्पॉट क्या होता है? अभी का रेट। ऐसा है? अब बताओ सर, मैंने इन्वेंट्री डेबिट की कितने से? 3.6 मिलियन से। और सर पेबल क्रेडिट कितने से? सर 20,000 इंटू 180। ऐसा कितना? 3.6 मिलियन। ऐसा? अब मैं आगे नहीं जाऊंगा कि हमने पेमेंट के वक्त क्या एंट्री पास की, सिर्फ समझाने का ऑब्जेक्टिव एक था। किस दिन इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हो? जिस दिन रिस्क एंड रिवॉर्ड हम पे ट्रांसफर हो गया। अच्छा, आमतौर पे हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड यहां हमने अज्यूम किया कि जिस दिन हमें गुड्स रिसीव हो गई उस दिन रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया। जिस दिन रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर इन्वेंट्री बुक कर रहे हो, डॉलर का रेट कौन से दिन का लोगे? जिस दिन ऑर्डर प्लेस किया था, जिस दिन गुड्स रिसीव किए, जिस दिन पेमेंट किए? नहीं सर, किस दिन? जिस दिन आपने इन्वेंट्री के रिस्क एंड रिवॉर्ड अज्यूम किए, ठीक है जी, उस दिन इन्वेंट्री को रिकॉग्नाइज करना है और रेट कौन सा लेना है? उसी दिन का, उसके बाद वाला नहीं, उससे पहले वाला नहीं। अब देखो आगे एक पंचायत आ रही है कि आपने जब पैसे पे किए उस दिन के डॉलर का रेट क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। मैं भी उसमें नहीं जा रहा, सिर्फ एक चीज आपको समझानी थी, ना आगे का रेट लेना है
ना उस डेट से पहले का रेट लेना है। किस डेट का रेट लेना है? जिस दिन आपने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया। इन्वेंट्री रिकॉर्ड किस दिन होगी? अच्छा एक बात बताओ, गौर से सुनना, गौर सुनना। व्हाट इफ के हम यूएसए की पार्टी को ये कहते कि भाई ठीक है गुड्स तो आ गई है लेकिन हम अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड अज्यूम नहीं कर रहे हैं, पहले हम इसको चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, समझ आई तो फिर हम जो है वो आपको ये हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम आपको वापस कर देंगे। और ये वाकया सर कंप्लीट हुआ 3 मार्च को। 3 मार्च को हमने पैसे भी दे दिए और सामने वाली पार्टी को कहा हाँ भाई ये गुड्स हमें कबूल है। बताओ इन्वेंट्री किस दिन रिकॉर्ड होनी चाहिए? 3 मार्च को, क्योंकि जिस नहीं रिसीव, देखो याद रखो रिस्क एंड रिवॉर्ड जब आप एक्सेप्ट कर लो ना, जब आप मान लो कि आप मालिक हो, ठीक है जी, तब आपने क्या करना है? इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी। और इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हुए रेट कौन सा लेना है? उसी दिन का। ऐसा है क्या? मैं एक ही बात समझाने में कामयाब हुआ हूं कि किसी भी एसेट को रिकॉर्ड करना है तो उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड आपने देखना है, ठीक है जी। जिस दिन रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होना है उस दिन आपने उसको रिकॉर्ड करना है। और सर किस रेट पे रिकॉर्ड करना है? अगर फॉरेन करेंसी में तो उसी दिन के स्पॉट रेट पे। सर मैंने इन्वेंट्री खरीदी 25 मार्च को, पैसे दिए 26 मार्च को, किस दिन का रेट लेना चाहिए? 25 मार्च का। मैंने पैसे पहले दे दिए, गुड्स बाद में आई। सर जिस दिन गुड्स आएंगी रेट उसी दिन का लेना, याद रहेगा ये। अभी हमने पूरे आगे जो है ना वो हमारे पास इसमें टोटल मिला के 26 एग्जांपल्स हैं एंड हर एक एग्जांपल दूसरे से मुख्तलिफ है, ठीक है जी। 26 केसेस हमने देखने हैं। मुझे बताओ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किस दिन पे करना है? जब रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल जाए, ठीक है जी। और सर उसको किस रेट पे रिकॉर्ड करना है? जिस दिन रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो उसी दिन का रेट। ऐसा है? अच्छा जी। अब एक प्रॉब्लम आती है, ये डिसाइड करना है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड कैसे ट्रांसफर होता है, किस दिन पर ट्रांसफर होता है, ये हमारे जहन में भी पता चल गया। आपने कहा सर गुड्स जिस दिन रिसीव हो जाएं, दूसरे ने कहा नहीं जिस दिन ऑर्डर प्लेस हो जाए, तीसरे ने कहा नहीं जिस दिन गुड्स रिसीव हो जाए और हम टेस्टिंग कर लें। अब हमने डिसाइड करना है कि गुड्स किस दिन रिस्क एंड रिवॉर्ड हम तक पहुंचा देती। जब आपने ये डिटरमिन कर लिया कि रिस्क एंड रिवॉर्ड किस दिन ट्रांसफर हो रहा है, आपके जिम्मे दूसरा काम क्या होगा? उस दिन का रेट आपने लेना है और रिकॉर्ड कर लेना है। ऐसा? तो मुझे बताओ इसमें मुश्किल मरहला क्या है? रिस्क एंड रिवॉर्ड किस दिन ट्रांसफर हुआ ये डेट ये ढूंढना या उस दिन का रेट ढूंढना? जिस दिन रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ ये पता चल गया तो हम क्या करेंगे? सर नेशनल बैंक की वेबसाइट खोलेंगे, वहीं से हम जो है वो निकाल लेंगे रेट, सर करेंसी का रेट। ऐसा है? करेंसी के रेट्स के लिए किसी भी ब्रोकरेज हाउस की मैं सेटअप खोलूंगा और क्या करूंगा? करेंसी का रेट निकाल लूंगा। लेकिन जानना यह ज्यादा जरूरी है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड हमें किस डेट पे ट्रांसफर हुआ। ऐसा? ये बात भेजा में बैठती है। इस पूरी डिस्कशन का एक लाइन समरी अगर मैं बताऊं क्या होगी? जिस दिन एसेट्स का रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होना है उस दिन उसको रिकॉर्ड करना है और उस दिन का जो रेट होगा उस रेट पे रिकॉर्ड करना है। डन? अच्छा, किसी ने कॉपी तो नहीं करना ना? इसको करना है, ये भी कोई ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन है नहीं, करना तो जल्दी कर लो, शाबाश। ओपन मार्केट एंड इंटरनेशनल रेट में क्या फर्क है? आगे जाके सारी हम डिस्कशन करनी है कि सर ओपन मार्केट का रेट लें या इंटरनेशनल मार्केट का रेट लें या हम कंट्रोल्ड मार्केट का रेट लें, हम फ्री मार्केट का रेट लें, ठीक है जी। सर अगर करेंसी, दो करेंसीज के बीच में पैरिटी लगी हुई है, जैसे आपको पता है ना सऊदी रियाल और यूएस डॉलर में पैरिटी है, वो चेंज नहीं होती। $1 20 साल पहले भी 3.75 रियाल्स का था, आज भी $1 3.75 रियाल्स का ही है, ठीक है जी। वो चेंज नहीं होता, वो उनकी पैरिटी जमाने से चलती आ रही है। पाकिस्तान ओपन मार्केट ऑपरेशन पे बिलीव करता है, पाकिस्तान की करेंसी का डॉलर के साथ कोई पैरिटी नहीं है, ठीक है जी। वो हम एक्सपेंस आउट कर देंगे, इन्वेंट्री में डालेंगे। चले जी, बड़े एक से आगे जी मेरा बच्चा है। नहीं, रियाल और डॉलर में पैरिटी है ना, पाकिस्तानी का तो काम ही नहीं है ना यहाँ पे। सऊदी जब ट्रांजैक्शन करते हैं ना उसमें यूएसए से या इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, उनको पता है कि हमारी करेंसी का एक फिक्स रेट है, ठीक है ना, वो एक फिक्स कैलकुलेटर से चलता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं। इस टॉपिक में यहाँ डेरिवेटिव्स ऑफ करेंसी आएगा, बिल्कुल आएगा इसके ऊपर। चलो, सीए फाइनल में बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक था। अब तुम लोग के लेवल पर नीचे आया है। कल मैं तुम्हारी स्टडी टेक्स्ट देख रहा था, जिस बंदे ने भी स्टडी टेक्स्ट बनाई है उसको पता नहीं चीज़ों का आइडिया है या नहीं कि मैं जो लाइन लिख रहा हूँ उसकी कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। मैं आपको बता दूं कि आपके कोर्स में और जो फाइनल का कोर्स है उसमें रत्ती बराबर का डिफरेंस है, ठीक है। उस बंदे ने जिस तरह की किताब लिखी है, क्योंकि देखो आई क्या लिमिट करता है अपने आप को किस पे कि मैं किताब तक तो चीजें पूछूंगा,
अब उसमें किताब में डायरेक्ट कोड भी आ रहा है, इनडायरेक्ट कोड भी आ रहा है, फॉरेन करेंसी के डेरिवेटिव्स भी डाले हुए उसने, ठीक है जी। फॉरेन करेंसी IFRS 9 के साथ भी पूछी हुई है, IAS 16 के साथ भी पूछी हुई है, IAS 41 के साथ भी पूछी है। अपेरेंटली मुझे लग रहा है कि जो चाचा ने जहां से किताब उठाई है ना कॉपी करके, वहां आगे पीछे की सारी चीजें उसने किताब में आपके डाल दी, ठीक है। तो हमने कवर करना है इसको कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक है। अच्छा जी सर सुने, मैं आपके सामने ना 4 केसेस रख रहा हूँ, मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखो। ये है कराची, ठीक है जी, और ये है मिसाल के तौर पर श्रीलंका, ठीक है। जिसको अपना गांव याद आ जाए तो बता देना, ठीक है जी। श्रीलंका से, अच्छा जी, हाँ बिल्कुल, तुमने आवाज लगाई थी। चलो यहाँ देख लो सर। सर कराची में हम बैठे हुए, मैं कराची में हूँ, ठीक है जी, और श्रीलंका में बैठा है जी मिसाल के तौर पर राणा टोंगा। ये श्रीलंका का कैप्टन था, अब शायद उसमें पॉलिटिक्स में होंगे, ठीक है जी। राणा टोंगा बैठे हैं कहां पर? श्रीलंका में। मैं कहां बैठा हूं सर? पाकिस्तान में, कराची में। कराची से गुड्स जानी है कहां पर? श्रीलंका जानी है, ठीक है जी। ये जो मुसाफत है ना रास्ते का, ये 1 महीने की मुसाफत है, ठीक है जी। समंदर का रास्ता है, 1 महीने बाद सामान श्रीलंका पहुंचेगा, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने 1 जनवरी को गुड्स लोड की शिप पे, लोड करने के बाद मैं घर आ गया और मैंने कॉल की राणा टोंगा साहब को कि राणा भाई मैंने गुड्स आपकी जो है ना वो शिप पे डाल दिए, आप जानो, आपका काम जाने। जब शिप श्रीलंका पे आएगी, पैसे आपने देने, किसके? कैरेज के पैसे आपने देने, फ्रेट के पैसे आपने देने, रस्ते के इंश्योरेंस के पैसे राणा टोंगा भाई आपने देने हैं, मैं पैसे नहीं दूंगा। कस्टम क्लियरेंस की जिम्मेदारी, मैंने 3 चीजें बताई, रस्ते का किराया, इंश्योरेंस और कस्टम की क्लियरेंस, ये सारी जिम्मेदारी किसकी? राणा टोंगा की, यानी बायर की। ऐसा मेरी जिम्मेदारी कहां खत्म हो गई? सर मेरे पोर्ट पे जब मैंने गुड्स हैंड ओवर की, मेरी जिम्मेदारी खत्म। सर ऐसी सेल्स को हम कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड। क्या कहते हैं? ये टर्म्स तुम्हें याद होनी चाहिए। क्या कहते हैं उसको? फ्री ऑन बोर्ड। मेरे मोटे मोटे सवाल, फ्री ऑन बोर्ड में रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हो जाता है? जब सेलर अपनी पोर्ट पे शिप को गुड्स हैंड ओवर करता है, वो कहता है भाई मेरे हिसाब से रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर्ड। अब एक बात बताएं सर, जो खरीदार है जो श्रीलंका में बैठा हुआ है, वो रिस्क एंड रिवॉर्ड अज्यूम कब कर रहा है? ना जब शिप पे गुड्स आ गई, उसने कहा मेरी हो गई, रास्ते में शिप डूबे, जिम्मेदार कौन? बायर। श्रीलंका में जो राणा टोंगा साहब है वो जिम्मेदार, मैं जिम्मेदार नहीं। मेरी तरफ से रिस्क एंड रिवॉर्ड कहां ट्रांसफर्ड? मुझे बताओ रास्ते का किराया किसने पे किया? बायर ने। बायर ने। सर रास्ते में इंश्योरेंस का पैसा किसने पे किया? बायर ने। कस्टम की क्लियरेंस किसने करवाई? बायर ने। मेरी जिम्मेदारी क्या थी? सिर्फ सामान शिप तक पहुंचाना। मुझे बताओ मैं सेल की एंट्री कब पास करूं? जिस दिन शिप पे गुड्स डाल दूं। राणा टोंगा साहब परचेज की एंट्री कब पास करें? राणा टोंगा साहब ने परचेज या इन्वेंट्री का रिस्क कहां अज्यूम किया? 1 जनवरी को। ये बात समझ आती है? ये बात भेजे में बैठती है। 1 जनवरी को वो अपने पास क्या करेगा? इन्वेंट्री डेबिट, ठीक है जी। समंदर में जो इन्वेंट्री चल रही है किसकी है? ये राणा टोंगा की है, मेरी नहीं है। ये बात समझ आती है? तो मुझे बताओ फ्री ऑन बोर्ड में रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होता है? सेलर की पोर्ट पे। ऐसा सेलर जब हैंड ओवर करता है शिप को, चार्टर्ड शिप को, गुड्स हैंड ओवर की, कहानी खत्म। सेलर सेल की एंट्री कब पास करेगा? 1 जनवरी को। बायर परचेज की एंट्री कब पास करेगा? 1 जनवरी को। ये बात भेजे में बैठती है। ये कौन सी सेल है? फ्री ऑन बोर्ड। ऐसा? अच्छा जी, वो और जो सुनना मेरे बच्चों, आपने इसमें 3 चीजें पढ़ी। एक आपने देखा इसके अंदर सर कैरेज, नंबर 2 इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, और तीसरी चीज कस्टम क्लियरेंस या कस्टम ड्यूटी। ऐसा? ये तीनों कौन पे करता है? बायर, बायर और बायर। ऐसा? ये तीनों किसने पे की? बायर ने पे की। डन। IAS 2 नहीं बता रहा हूं, कोई भी एसेट आप ऐसे बेच सकते हो। ये इन्वेंट्री की जगह पीपी हो तब भी यही हिसाब किताब है, ठीक है जी। फ्री ऑन बोर्ड क्लियर हो गया? पक्का? सर इस समझाने का ऑब्जेक्टिव, रिस्क एंड रिवॉर्ड किस दिन ट्रांसफर हुए हैं ये तुम्हें पता चलेगा ये पढ़ के कि फ्री ऑन बोर्ड है या कोई और तरीका है। फ्री ऑन बोर्ड में रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हो गया? 1 जनवरी को, या शिपमेंट जिस दिन हमने हैंड ओवर की, परचेज वाला बंदा इसी दिन परचेज रिकॉर्ड करेगा, इन्वेंटरी रिकॉर्ड करेगा, रेट भी किस दिन का लेगा? 1 जनवरी का लेगा। ऐसा?
अब बढ़े आगे दोस्तों, दूसरा देखें, तैयार हो? डन, बढ़े आगे, ये कर लिया कॉपी। सर सेकंड चीज, ये कैसा है हमारे पास, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो हम कहते हैं जनाब CIF। बोर्ड पे देखना बेटा, बोर्ड पे देखना, सुनो, ये है कराची, कराची, ठीक है जी, कराची में यहाँ बैठे, यह है इल्ले श्रीलंका, ठीक है जी। अब और सुनना, यहाँ बैठा राणा टूंगा साहब, हमने राणा टूंगा को कहा भाई हम आपके शिप को गुड्स दे रहे हैं यहाँ पे, और से सुनना, आप जानो आपका काम जानो। राणा टूंगा ने कहा यार ये तो बहुत गलत बात है। हमने कहा क्या गलत बात है, तुम्हारी शिप को गुड्स देना या तुम्हें गुड्स बेचना? उसने कहा नहीं, मसला ये कि अगर आप यहाँ शिप को गुड्स हैंडओवर कर दोगे तो रास्ते का किराया कौन देगा? कौन देगा रास्ते का किराया? राणा टूंगा देगा। इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट के पैसे कौन पे करेगा? राणा टूंगा पे करेगा, ठीक है जी। कस्टम क्लियरेंस कौन करवाएगा? राणा टूंगा ने कहा नहीं यार ये तो मतलब थोड़ा सा, मतलब आप ऐसा काम करें जो मतलब इंसानों वाला हो, थोड़ा खर्चा आप भी बर्दाश्त करें ना। अब राणा टूंगा ने मुझे कहा कि ठीक है, रिस्क एंड रिवॉर्ड आप यही ट्रांसफर कर दो, लेकिन एक भलाई का काम कर दो, आप इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट के पैसे पे कर दो, आप रास्ते के किराए के पैसे पे कर दो, रिस्क एंड रिवॉर्ड अभी भी कहां ट्रांसफर करो? डे 1 पे कराची की पोर्ट पे रिस्क एंड रिवॉर्ड कहां ट्रांसफर करो? मैं कराची की पोर्ट पे अज्यूम कर लूंगा गुड्स डिलीवर होने के बाद शिप को कि गुड्स मेरी हैं, यानी राणा टूंगा साहब ने कहा गुड्स मेरी हैं, कहां पर? जब आप शिप को हैंडओवर कर दो। लेकिन कुछ किराया पे कर दो यार, कुछ हमारे इंश्योरेंस के पैसे पे कर दो, गरीब मानू है सही, मुल्क हमारा जो है वो बैंकरप्ट हो गया, ठीक है जी। हमने कहा हमारा भी होने वाला है। गौर से सुने दोस्त, क्या क्या हमारे पास सर? ये चला है, ठीक है। चलो जी प्लीज बोर्ड पे देखना, मुझे बताओ सर रिस्क एंड रिवॉर्ड कहां ट्रांसफर हो रहा है? इसमें भी सेलर के पोर्ट पे ट्रांसफर हो रहा है। कैरिज के पैसे कौन पे कर रहा है? सेलर। इंश्योरेंस के पैसे कौन पे कर रहा है? सेलर। कस्टम ड्यूटी कौन पे कर रहा है? नहीं, ये बायर पे करेगा। अब मुझे बताओ सर, FOB यानी फ्री ऑन बोर्ड और CIF यानी कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ये दो तरीके हैं गुड्स बेचने के। मुझे बताओ दोनों तरीकों में एक कॉमन चीज है, वो क्या है? रिस्क एंड रिवॉर्ड सेलर की पोर्ट पे ट्रांसफर हो जाएगा। सर नंबर 2, कस्टम ड्यूटी बायर ने पे करनी है। डिफरेंस क्या है दोनों में? कैरेज और इंश्योरेंस का खर्चा एक जगह सेलर बर्दाश्त कर रहा है, दूसरी जगह पूरा पाकिस्तान इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को उल्टा पढ़ाता है। पूरा पाकिस्तान ये कहता है CIF पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होते हैं जब गुड्स वहां पहुंच जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। CIF और FOB दोनों में रिस्क एंड रिवॉर्ड कहां ट्रांसफर होता है? सेलर की पोर्ट पे, बायर की पोर्ट पे नहीं, ठीक है जी। और मैं ये अल्फिया बता दूं, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी ऐसा होगा, ऐसा है कि CIF पे रिस्क एंड रिवॉर्ड कहां ट्रांसफर होता है? सेलर की पोर्ट पे, बायर की पोर्ट पे नहीं। हाँ, दोनों में एक चीज कॉम, दोनों जगह पे जनरल एंट्रीज कब पास होंगी? सेल परचेज डे 1 पे, 1 जनवरी पे। डन। अच्छा जी सुनिएगा दोस्त, जरा सुनो। क्या जी, क्या बात कर दी यार, प्रैक्टिकली उल्टा चलता है। तुम्हें तो जन्नत की चीजें पढ़ा रहे हैं यार, बता रहा हूँ। नहीं मिलेगी। इंश्योरेंस जब बन रहा होता है बेनिफिशियरी लिखवाते हैं बायर को, ठीक है जी। अच्छा जी, बोर्ड में देखें दोस्त, तीसरा केस, ये समझने वाला केस है, फिर मैं चारों को कंपेयर करूंगा। नंबर 3, डिलीवरी एट टर्मिनल। नाम ही क्या है सर इसका? डिलीवरी एट
टर्मिनल, इसको हम कहते हैं डेट। अब सुनिएगा दोस्त, देखो सारी चीजें याद रखनी है, पेपर में पूछेगा डेट, आपको याद ही नहीं आ रहा होगा कि डेट था क्या। ट्रीटमेंट अकाउंटिंग की आती है सारी, आप मुझे काम बता दो, रेट बता दो, करके दे दूंगा अकाउंटिंग, लेकिन ये नहीं पता कि अकाउंटिंग एंट्री किस डेट पे पास करनी है, ये गलत है। ठीक है जी, अब बताएं जी, यहां बैठे हम कराची में, और ये लड़का अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहा है श्रीलंका। ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, हम कराची में बैठे हुए, ये श्रीलंका नहीं है, इस वक्त अज्यूम करो ये है से मिसाल के तौर पर दुबई। ठीक है जी, यहां बैठा जनाब शेख अल सऊद, ये बंदे का नाम है, सुनना जरा गौर से। शेख अल सऊद को हमने कहा भाई हम आपको गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है, यहां मैं शिप को हैंडओवर कर रहा हूं, आप जानो आपका काम जाने। शेख अल सऊद ने कहा ये शिप भी आप वापस ले जाओ, पाकिस्तान में नहीं चाहिए। तो हमने कहा फिर क्या करें, उसने कहा यहां तक मुझे गुड्स ला के दो, मेरे मुल्क तक ला के दो हबीबी, फिर हमारा होगा गुड्स, रस्ते में सामान डूब जाए, चोरी हो जाए, हाजा नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक बात बताओ सर, इसका मतलब है दुबई का जो सेठ है वो मान ही नहीं रहा इस चीज पे कि हम गुड्स शिप को हैंडओवर करें और हिसाब किताब खत्म। अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे समंदर में जब ये किश्ती चल रही होगी, हमारी हालत टाइट होगी कि अल्लाह करेगा सामान पहुंच जाए खैर आफियत से, डूबे ना। अब बताओ जब तक ये बायर के टर्मिनल पे नहीं पहुंच रहा रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर, अब बताओ सेल परचेज की एंट्री कब पास होगी? सर जब यहां पर सामान पहुंचेगा तब पास होगी, ऐसा। अब बताओ, और तो सुनना, और सुनना, मैं अगर आपसे पूछूं सर कैरेज के खर्चा सेलर का, क्यों? वो कह रहा है भाई मैं जिम्मेदार ही नहीं हूं, दुबई तक ला के दो फिर बात होगी। अब बताओ सर कैरेज सेलर का, फिर सर इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट, ये भी सेलर का। सर जैसी पोर्ट में सामान पहुंचेगा ना, बायर जिम्मेदारी अज्यूम कर लेगा, कस्टम ड्यूटी यहां बायर पे करेगा। अब तक बताओ तीनों केसेस के अंदर कस्टम ड्यूटी किसने पे की है? बताओ इस केस और पिछले केस में फर्क क्या है? रिस्क एंड रिवॉर्ड का, रिस्क एंड रिवॉर्ड का। यार जनरल एंट्रीज पास होंगी सेल परचेज की जब टर्मिनल पे बायर के दुबई गुड्स पहुंच जाएंगे, उससे पहले कोई एंट्री पास नहीं होगी। सर रस्ते का किराया कौन पे कर रहा है? सेलर। इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट कौन पे कर रहा है? सर। अच्छा मुझे बताओ इसमें और सीआईएफ में क्या फर्क है? खर्चे एक ही जैसे हैं, खर्चे एक ही जैसे हैं, वहां पर भी फ्रेट या कैरेज जो है वो सेलर पे कर रहा था, यहाँ भी सेलर पे कर रहा है। सर उधर भी इंश्योरेंस सेलर पे कर रहा है, इधर भी इंश्योरेंस सेलर पे कर रहा है, लेकिन फर्क किस चीज का है? रिस्क एंड रिवॉर्ड का। रिस्क एंड रिवॉर्ड सीआईएफ और एफओबी में सेलर के पोर्ट पर ट्रांसफर हो जाता है, रेट तो डॉलर में पे करने, वो तो आपका टेंशन है ना, ठीक है ना। एक बंदे ने डॉलर में पैसे देने या डॉलर में लेने, तो टेंशन तो हमारा है ना, सामने वाले का थोड़ी है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बता, रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होगा? सेल की एंट्री कब पास होगी? सर दुबई जिस दिन गुड्स पहुंचेगी। परचेज की एंट्री कब ट्रांसफर होगी? कब कब रिकॉर्ड होगी? सर जिस दिन उसको गुड्स दुबई के एयरपोर्ट पर नजर आएंगी। ऐसा। कस्टम क्लियरेंस की जिम्मेदारी किसकी है? पक्का जी, इसको हम क्या कहते हैं? डिलीवरी एट टर्मिनल। डिलीवरी एट टर्मिनल, खुदा के वास्ते ये नाम याद रखना, ठीक है जी। चौथा और आखिरी केस प्यारे बच्चों, चौथा और आखिरी केस कौन सा जी? डिलीवरी ड्यूटी पेड, इसको हम कहते हैं डीडीपी। सुनो जरा दोस्त, सर इस केस में बायर को नुकसान होगा क्योंकि जब तक गुड्स रिसीव करेगा, नहीं नहीं बेटा रुक जाओ अब्दुल्ला, ये सारी डिस्कशन आगे जाके कि डॉलर के रेट का क्या होगा, अब्दुल बासित 2 मिनट रुक जाओ। सर डिलीवरी ड्यूटी पेड, सर मिसाल के तौर पर अब मैं अपना डेस्टिनेशन चेंज कर रहा हूं, मैं बैठा हूं से मिसाल के तौर पर काबुल में। सुनो जरा दोस्त, हमने सामान भेजना है सर कहां पर? दुबई में। काबुल से हम भेज रहे हैं सर आला नस्ल की चर्स, ठीक है जी। अब और सुनना, दुबई पहुंचेगी, अब शेख कह रहे हैं यार, हमने शेख को कहा हम यहाँ काबुल में जो है ना वो सामान हैंडओवर कर देंगे शिप को। शेख ने कहा नहीं भाई, ये शिप वाला ही पी के पड़ा होगा कहीं,
सामान पहुंचेगा नहीं, तो एक काम करो मुझे सामान दुबई तक पहुंचा के दो। मैंने कहा ठीक है दुबई तक पहुंचा देते हैं। शेख ने कहा नहीं दुबई तक भी नहीं पहुंचाना। फिर हमने कहा कहां तक पहुंचाना है? उसने कहा दुबई में भी कस्टम क्लियरेंस करवा के रोड पे आपने सामान मुझे देना है। उसने कहा कस्टम क्लियरेंस में भी अगर फंसे तो जिम्मेदार आप होंगे। अब ये बंदा फुल सेफ खेल रहा है। ये बंदा कहता है नहीं भाई मैं जिम्मेदार ही नहीं हूं, आप मुझे गुड्स रोड पे ला के दो, ट्रक में डाल के दो, उसके आगे गुड्स नहीं। अब मुझे एक बात बताओ सर, कहां पर जाकर हमने सेल या परचेज बुक करनी? कस्टम क्लियरेंस के बाद। इसके बाद अब बताओ सर, रास्ते की जिम्मेदारी सेलर की, इंश्योरेंस की जिम्मेदारी सेलर की, कस्टम ड्यूटी की जिम्मेदारी सेलर की। ऐसा? आप बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई, मेरे पास कैरेज कौन पे करेगा? फिर सर हमारे पास इंश्योरेंस के पैसे कौन पे करेगा? सर कस्टम ड्यूटी ये भी सेलर ही पे करेगा। क्लियर करवा के सेलर दुबई में उसके एक रिप्रेजेंटेटिव वो क्लियर करवा के बाहर जाके उसको देगा भाई अब ये हो गई तुम्हारी। अब जाके वो सेल की एंट्री पास करेगा, दूसरा वाला बंदा परचेज की एंट्री पास करे। मुझे बताओ सबसे लेट रिस्क एंड रिवॉर्ड कहां ट्रांसफर होगा? सर डीडीपी में। डीडीपी में प्यारा भाई लगे वास्ते तो देख लिया है, अच्छी बात है, कर लो, कोई मसला नहीं, ये हमारी जरूरत बन चुकी है, ठीक है, लेकिन ध्यान तो दे रहा है ना इस पे, बस। हाँ, सेलर इतनी पंचायतें क्यों पालेगा, इसकी आला मिसाल है, मैं गुड्स मंगवाता हूं अली एक्सप्रेस से, ठीक है जी। अली एक्सप्रेस पे जो सेलर है वो मुझे कहता है कि जी मैं कस्टम क्लियर करा के आपके घर तक पहुंचाऊंगा गुड्स, और अगर मैं नहीं पहुंचा पाया मैं आपको रिफंड दे दूंगा, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी होती है। कुछ गुड्स में लिखा होता है कि जी कस्टम क्लियरेंस हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसका मतलब है वो कौन सी है? डिलीवरी एट टर्मिनल। वो कहता है पोर्ट तक गुड्स आ गई, एंट्री लग गई यहाँ पे, अब हम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आपकी कस्टम अथॉरिटीज ऐसी हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको पता है चाइना से बेतहाशा पार्सल आते हैं जो लोगों को डिलीवरी नहीं होता, वो क्या होते हैं फिर लॉट के हिसाब से, वजन के हिसाब से बिकते हैं, ठीक है जी। अब उसमें अजीबो गरीब चीजें भी निकलती हैं, आप कभी खरीद लो। हाँ, मैं आप हाँ नहीं, मैं आपको वाकई बताऊं, एक दफा हमने कोई 50,000 रुपए में 2.5 किलो सामान खरीदा, 50,000 में उसने कहा 2.5 किलो। अब वो हल्के फुल्के होते हैं, तो उसमें घोड़े का चाबुक निकला, ठीक है जी। ने कहा यार यहाँ कौन टांगा चलाता है सादा लोग हैं, हमें क्या पता। अच्छा चलो यहाँ देखो, मैं सादा लोग, हमने कहा यहाँ कोई घोड़ा वोड़ा पाला होगा तो चाइना से मंगवाया होगा। यहाँ देख लो, इधर देख लो, अच्छा अल्लाह के वास्ते यहाँ देखो, इधर देखो, सुनो। अब मुझे एक बात बताओ, इस केस में जो सेलर है उसकी जिम्मेदारी रास्ते की नहीं है, खाली कस्टम क्लियर करवा के देने की भी है, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं, ये वाला सिनेरियो कहाँ यूज होता है? सर जहां बायर डाउट में होता है कि यार हमारे यहाँ चीज कस्टम में क्लियर होगी या नहीं होगी, ठीक है, उसको लॉ का आइडिया नहीं होता या लॉ क्लियर नहीं होता, एम्बिगुअस होता है, ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पर आप सिगरेट्स वगैरह यहाँ मंगवाते हो ना, तो सिगरेट्स पे कुछ ऐसा हिसाब किताब है, जो रजिस्टर्ड ब्रांड्स हैं वो अलाउ कर देते हैं, वो लोग नॉन रजिस्टर्ड ब्रांड्स है तो वो अलाउ नहीं करते। तो सर सामने वाला जो बायर है, खरीदने वाला है, उसकी हालत खराब होगी कि यार मेरी शिपमेंट आ रही है, अगर रोक दी गई तो अजाब बन जाएगा। मैं एक प्रैक्टिकल केस आपको बताता हूँ। मेरे भाई ने ना चमड़ा खरीदा, लेदर ना, ईरान से इंपोर्ट होके पाकिस्तान आया, मना कर दिया उसने। उसने कहा जी ट्रेड अलाउड नहीं है यार, सर्टन चीजों की ट्रेड ईरान से अलाउड है, बाकी अलाउड नहीं, ठीक है जी। फिर करवाया गया कि उसकी नस्ल चेंज की गई। पाकिस्तान में आप पैसे दो ना तो चमड़ा जो है वो कागज बन जाता है, तो हमने कुछ नहीं, कागज अलाउड था, तक हमने ईरान से कागज वैसे आता नहीं है, लेकिन वो फॉरवर्डन लिस्ट नहीं था, वो पैसे दिए, पाकिस्तान में कागज बन के अलाउ हो गया, ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताएं, जहां ऐसा मसला होगा तो वहां जनरली बायर क्या करते हैं? अब मुझे एक बात बताएं सर, सबसे लेट रिस्क एंड रिवॉर्ड किस में ट्रांसफर हो रहा है? डीडीबी में। मुझे बताओ ये पूरे 4 केस हमने पढ़े की, ताकि हमें वो दिन पता चल जाए कि जिस दिन हमने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है और उस दिन का रेट लेना है हमने, ऐसा। अच्छा बोर्ड पे देखिएगा प्लीज, नहीं कॉपी नहीं करना, मैं आपको कॉपी करने के लिए ना एक अच्छी चीज दे देता हूँ, वो कॉपी कर लेना।
अच्छा मैं जिससे पूछूंगा वो बताता रहेगा जी। मुझे एक बात बताएं, रिस्क एंड रिवॉर्ड एफओबी में कहाँ ट्रांसफर हो रहा है जी? सेलर के बोर्ड पे, ऐसा? अच्छा वो भाई जो हमारे बैठे हैं, जल्दी से मुझे बताओ बेटा, एफओबी में सॉरी रिस्क एंड रिवॉर्ड सीआईएफ में कहाँ ट्रांसफर होगा? एट सेलर बोर्ड, पक्का? हाँ बाबू, डीएटी में बायर के बोर्ड पे, और सर डीडीपी में सर बायर के बोर्ड में आफ्टर कस्टम क्लियरेंस। डन? अच्छा जी, कैरेज और इंश्योरेंस कौन पे करता है? एफओबी में बायर पे करता है, सीआईएफ में कौन पे करता है? तुम लोग इस तरह याद रखो, सीआईएफ में कौन किससे पे करना है? सेलर ने। सेलर ने कहा भाई मैं किराया पे कर दूंगा, इंश्योरेंस आपका पे कर दूंगा, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड की जिम्मेदारी मेरी। अच्छा मुझे बता, डीएटी में यहाँ भी सेलर पे करता है, और डीडीपी में तो ऑब्वियसली सेलर पे करता है। एक जगह पे सिर्फ कैरेज और इंश्योरेंस कौन पे कर रहा है? बायर पे कर रहा है, वो भी कब? एफओबी। सब पक्का? अब एक बात बताएं मेरे प्यारे बच्चों, फिर हमारे पास आता है कस्टम ड्यूटी। किससे पे करनी है? सेलर ने, क्योंकि कस्टम ड्यूटी पे ही वो करेगा जब जब हमने क्या किया, हमने उल्टा तो नहीं लिख दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है जी, पूरा उल्टा लिख दिया। ऐसा ये कौन बनाता है? हाँ जी आखिरी, हाँ जी, आप बताओ सर कौन पे करेगा? अच्छा एक चीज सुनो सुनो सुनो, एक आराम सुकून से एक चीज हमारे लिए रेलेवेंट, दो चीजें, रस्ते का किराया और रिस्क एंड रिवॉर्ड। रस्ते का किराया कौन पे करेगा? सर एफओबी में पे करने की जिम्मेदारी बायर को हमने कहा भाई ये गुड्स हैंड ओवर हो गए, आप जानो आपका काम जाने। सर उसमें सीआईएफ में सर सेलर ने पे करना है सर, रस्ते का किराया भी और कस्टम ड्यूटी भी, ठीक है जी, कस्टम ड्यूटी भी पक्का? नहीं सर, रस्ते का किराया है और इंश्योरेंस, ठीक है जी। मुझे बताएं सर डीएटी में डिलीवरी एट टर्मिनल, सर डिलीवरी एट टर्मिनल का मतलब ये कि कस्टमर कह रहे हैं मुझे मेरे मुल्क तक ला के दो, तो सर इसका मतलब है रस्ते का पूरा जिम्मा, रस्ते का पूरा खर्चा सेलर का। ऐसा सेलर ने पे किए, कस्टम ड्यूटी सिर्फ किसने पे की? बायर ने पे की। अब मुझे एक बात बताएं सर, आखिरी में डीडीपी, सेलर को हम कह रहे हैं कि बेटा मर जाओ खप जाओ, ठीक है जी, यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ, लेकिन हमें हमारे रोड तक सामान ला के दो। मुझे बता सबसे ज्यादा खर्चा सेलर किस में कर रहा है? डीडीपी में कर रहा है सर। उसके उसके बाद सेकंड नंबर पे कम खर्चा इन दोनों में कर रहा है, इन दोनों में खर्चा सेम है, और सर सबसे कम खर्चा, पक्का जी, ये टेबल छाप लो शाबाश। बायर के बोर्ड पर ट्रांसफर होगा, बिल्कुल बेटा सैयद मुहिब। सीआईएफ का फुल फॉर्म कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। हाँ लेकिन डीडीपी मिलेगा नहीं मिलेगा ये मैटर करता है, सामने वाली पार्टी देने को तैयार है या नहीं। हाँ सबसे ज्यादा ट्रेड एफओबी, सबसे ज्यादा ट्रेड एफओबी में होती है। 90-95% ट्रेड एफओबी में होती है, ठीक है जी, बड़े हम आगे दोस्त। याद रखिएगा मेरे बच्चों, कस्टम ड्यूटी जिम्मेदारी ही बायर की है, सिवाय एक केस में जहां वो कस्टम क्लियरेंस के बाद गुड्स ले रहा है, ठीक है जी, बस याद रखना। पढ़े हम आगे।
CIF की फुल फॉर्म कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। अच्छा, टर्म्स कहाँ लिखी हुई है सर? हैं? ये स्टैंडर्ड की टर्म्स है ही नहीं, ये इंटरनेशनल ट्रांसमिशन ऑफ गुड्स जो हमारा लॉ है ना, उसका सेल्स ऑफ गुड्स बाय सी, ये टर्म्स वहां डिफाइंड है, ठीक है जी। ये हमारे उसमें डिफाइंड नहीं है, स्टैंडर्ड में यूज हुई है, ठीक है जी। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये लिखी हुई कहां पर है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये मैं ख्याल में तुम लोग उसमें आ गया ना, ये कोर्स में है ना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, मर्केंटाइल लॉ के कोर्स में है नहीं है? सेल ऑफ गुड एक्ट है नहीं है? कौन कौन से उसमें? कॉन्ट्रैक्ट है, और पार्टनरशिप है, और नेगोशिएबल है, और क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट वगैरह होगा तुम लोगों के पास, बस मनी लॉन्ड्रिंग है। पाकिस्तान में एक जमाने में पार्टनरशिप बिजनेस बड़ी आम थी, तो अकाउंटिंग भी पार्टनरशिप के लोग पढ़ते थे, लॉ भी पढ़ते थे। अनफॉर्चुनेटली पार्टनरशिप का जो हिसाब किताब है वो खत्म हो गया, लेकिन अभी तक उसकी बाकियात आपको लॉ के कोर्स में नजर आती है, ताकि कोई रेलेवेंट चीज नहीं है आपको। हार्डली लोग ऐसे नजर आएंगे जो इस तरह के डॉक्यूमेंटेड बिजनेस करते होंगे पार्टनरशिप में, ठीक है जी। अब अकाउंटिंग तो निकाल दी ना हर जगह से, अब पार्टनरशिप अकाउंटिंग कहीं पे भी नहीं है, इंट्रो में भी नहीं है ना, नहीं है ना। अच्छा जी सर, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सुनो प्यारे बच्चों, अब आओ जरा हम पढ़ने जा रहे हैं। DDP डिलीवरी ड्यूटी पेड, बिल्कुल सही। DAT डिलीवरी एट टर्मिनल, चलो जी। अच्छा, मेरे साथ ना थोड़ा सा इशू ये है कि मैं आपसे ना पूछता रहूंगा चीजें, और नहीं बताओगे तो मैं थोड़ा जलील भी करता रहूंगा, ठीक है जी। वो आपको आई होप प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा मेरे बच्चों, प्लीज बोर्ड पे देखना, एक छोटा सा सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, गौर से सुनना। मुझे बताओ, मैंने अपने सप्लायर से $5,000 की इन्वेंट्री खरीदी, कितने की? $5,000 की मैंने खरीदी इन्वेंट्री। मेरे बच्चों पूरा फोकस बोर्ड पे, इस इन्वेंट्री की करंट कॉस्ट $5,000 है, और एक डॉलर मार्केट में 160 रुपए का मिल रहा है। कितने का मिल रहा है? 160 का। ये जो MFA बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये बात पता होगी कि करेंसी के 2 रेट्स गिवन होते हैं, यहाँ पर एक ही रेट, नहीं, बाइंग सेलिंग रेट की बात कर रहा हूँ। आपको FAR 2 के कोर्स में एक ही रेट मिलेगा, ठीक है जी। बस वो स्पॉट रेट एक याद आ रहा है ना, मैं MFA की चर्सियों, आज हमने ये कितने रेट लिखे हुए आ रहे हैं? 140-44 FAR 2 में एक ही रेट लिखा हुआ होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं, मैं बता रहा हूँ। $1 कितने का? 160। ये आज के दिन का रेट। आज डॉलर खरीदना है 160 का, बेचना है 160, ठीक है, जिंदगी आसान। अच्छा जी, अब सुनिएगा दोस्त, 160 रुपए का डॉलर, मैं क्या क्या एंट्री पास करूं? रिस्क एंड अवार्ड आज ट्रांसफर हुए, एंट्री पास कर दूं सर। 1 जनवरी को मैंने गुड्स खरीदी, इन्वेंट्री खरीदी, कितने की? इन्वेंट्री डेबिट कितने से? 5,000 इंटू 160, कितने? 8 लाख। 8 लाख, और पेएबल कितने से? इंटू 160, कितना जी? 8 लाख। स्टैंडर्ड आपसे कहते हैं, जैसे ही आपने ये एंट्री पास की स्पॉट रेट पे, आप इस एंट्री को ऑब्जर्व करो, इसमें 2 साइड्स हैं, एक डेबिट है, एक क्रेडिट है, ठीक है जी। इन डेबिट और क्रेडिट को इवेल्युएट करो, इसमें से कौन सी चीज मॉनिटरी आइटम है, कौन सी नॉन मॉनिटरी आइटम है। इसका मतलब अभी हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि मॉनिटरी आइटम क्या होते हैं और नॉन मॉनिटरी आइटम क्या होते हैं, ठीक है जी। स्टैंडर्ड कहता है पहली एंट्री पास करते हुए, पास करने के बाद अपने आप से पूछना है आपने कि इसमें मॉनिटरी आइटम कौन सा है, नॉन मॉनिटरी। क्या एंट्री पास करने से पहले हमने ये तमीज की? नहीं, हमने क्या किया? इन्वेंट्री डेबिट पेबल क्रेडिट, किस रेट पे? स्पॉट रेट पे। स्पॉट रेट पे, इसका मतलब है इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा किस पे होगी? स्पॉट रेट पे होगी। डन। अब आपसे स्टैंडर्ड कह रहा है, भैया आपने जो एंट्री पास की है ना, उसमें आप चेक करें कि मॉनेटरी आइटम कितने हैं, नॉन मॉनेटरी कितने। इसका मतलब है सर मेरे पास फॉरेन करेंसी एसेट और लायबिलिटीज 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। किन 2 हिस्सों में?
मॉनेटरी आइटम्स मनी से जो निकला है सर, मॉनेटरी आइटम और नॉन मॉनेटरी आइटम, ठीक है। सुनो, मॉनेटरी आइटम की सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है कि वो एसेट और लायबिलिटी जिसकी जिंदगी का अगला फेज कैश है। क्यों? जिसकी जिंदगी का अगला फेज कैश है। और सर स्टैंडर्ड कहता है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तीन ही चीजें। नंबर वन पेबल्स, जो कि सेटल किस में होने, टू बी सेटल्ड इन कैश या टू बी पेड इन कैश, ऐसा। दूसरा रिसीवेबल्स, टू बी सेटल्ड इन कैश। और तीसरी चीज कैश इटसेल्फ, ठीक है जी। स्टैंडर्ड कहता है ये तीन चीजें बस मॉनेटरी आइटम्स है। सुनना, वो पेबल जिसको भी कैश में कन्वर्ट होना है, भाई मेरा कितने डॉलर का पेबल है, ऊपर सवाल में $5000 का पेबल है ना, ये मैंने डॉलर में देना है, ठीक है जी। रिसीवेबल होता तो $5000 मिलने थे, ठीक है जी। सर डॉलर है तो डॉलर इटसेल्फ डॉलर है सर, करेंसी कैश है हमारे पास। स्टैंड कहते हैं ये तीन चीजें क्या है मॉनेटरी आइटम। कौन कौन सी चीजें? ऑल रिसीवेबल्स दैट विल बी सेटल्ड इन कैश, ऑल पेबल्स दैट विल बी सेटल्ड इन कैश एंड कैश इटसेल्फ। इसके अलावा दुनिया का हर आइटम क्या है? नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी की मेजर में एग्जांपल्स क्या होंगी? इन्वेंट्री, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन तीन के अलावा बाकी सब क्या चीज? अब ऊपर चेक करो तुम्हारी इस एंट्री में कितने मॉनेटरी आइटम्स हैं, कितने नॉन मॉनेटरी आइटम। एक मॉनेटरी है, एक नॉन मॉनेटरी है। इन्वेंट्री नॉन मॉनेटरी है, क्यों सर? इन्वेंट्री तो इन्वेंट्री है ना, कोई रिसीवेबल या पेबल तो नहीं है ना, ठीक है जी। अब गौर सुनो, इन दो चीजों को क्लासिफाई करने का रीजन, स्टैंडर्ड कहता है नॉन मॉनेटरी आइटम को एक दफा रिकॉर्ड करने के बाद मुंह नहीं लगाना, मुंह नहीं लगाना। ऐसा मुंह से ही लिखा ना, मुन्ना तो नहीं है? नहीं, अच्छा जी। और इसको क्या करना है? इसको आपने रीमेजर करना है। क्या करना है? रीमेजर करना है, रीमेजर करना है फॉर फॉरेक्स चेंजेस। सर ये जो मैं हवा में बातें कर रहा हूं ना, जब तक एंट्री पास नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा। किस चीज को आपने एक मर्तबा रिकॉर्ड करने के बाद देखना भी नहीं है? नॉन मॉनेटरी को। स्टैंड कहता है इसको साइड पे कर दो, रिकॉर्ड हो गया, खत्म, कहानी खत्म। जो मॉनेटरी आइटम्स है इसको आपने छेड़ना है। कब छेड़ना है? जब रिपोर्टिंग डेट आएगी। कब छेड़ना है? रिपोर्टिंग डेट आएगी। कब छेड़ना है? जब रिपोर्टिंग डेट आएगी। गौर तो सुनना, गौर तो सुनना, गौर सुनना। हमने इन्वेंट्री खरीदी, इन्वेंट्री डेबिट, पेबल क्रेडिट। पेबल डॉलर में पे करना है, रुपीज में पे करना है? डॉलर में पे करना है। कब पे करना है सर? अज्यूम करो अप्रैल में पे करना है। कब पे करना है? अप्रैल में पे करना है। सर दरमियान में डेट आएगी 31 मार्च की, इसकी 31 मार्च। अज्यूम करो 31 मार्च पे हमने अपने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने। क्या बनाने? क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब मैं बनाने गया तो मुझे पता चला मेरी बुक्स में इन्वेंट्री भी आ रही है, नहीं बिकी इन्वेंट्री अभी तक, इन्वेंट्री 8 लाख रुपए की आ रही, और मेरे पास पेबल आ रहा है, ठीक है जी, कितने का जी? नहीं, डॉलर्स कितने हैं? $5000। और सर मैंने किस रेट पे इसको रिकॉर्ड किया हुआ है? 160 पे। ये भी कितना होता है जी? 8 लाख। मेरी बैलेंस शीट पे रिपोर्टिंग डेट पे एक नॉन मॉनेटरी और एक मॉनेटरी आइटम मौजूद है। डन। स्टैंडर्ड कहता है भैया आज डॉलर का रेट चेक करो कितना है। मैंने कहा जी आज डॉलर का रेट हो चुका है 180। कितना? स्टैंडर्ड कहता है अगर अब तुम पे करने जाओगे डॉलर तो महंगा हो गया है, तो तुम्हें तो अब पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। तुमने जब खरीदा था उस वक्त तो डॉलर क्या था? सस्ता था, लेकिन अब चूंकि डॉलर महंगा हो गया तो आपको क्या करना है? पैसे ज्यादा देने। तो एक काम करो, अपनी लायबिलिटी को रीवैल्यू कर लो। क्या कर लो? रीवैल्यू कर लो। किस चीज के लिए? फॉरेन करेंसी के रेट का जो चेंज आया इसके लिए। मतलब मैं क्या कर दूं, मेरी जो लायबिलिटी 160 पे रिकॉर्डेड है मैं उसको किस पे ले जाऊं? इन्वेंट्री को रीवैल्यू करूं? नहीं सर नहीं, इन्वेंट्री को तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, और कॉस्ट उसकी क्या थी जो डे 1 पे रिकॉर्ड हो गई, नॉन मॉनेटरी। उसको आपने छेड़ना भी
तो बताओ मैं क्या एंट्री पास करूं? सर मुझे अपने पेबल को बढ़ाना है। पेबल को कहां से बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है? सर मेरा पेबल करंटली रिकॉर्डेड है 5000 इंटू 160, दैट इज कितना, 8 लाख। आप कह रहे हैं कि मैं इसको क्या करूं, मैं इसको इंक्रीज कर दूं, मैं पेबल को कहां ले जाऊं? सर 5000 इंटू 180 कितना, 9 लाख। भाई मैं आवाम को कह रहा हूं, जब मैंने इन्वेंट्री खरीदी थी ना यार, उसी दिन पे कर देता, 8 लाख रुपए में काम हो जाता। चूंकि मैंने पे नहीं किया, डॉलर की लायबिलिटी खड़ी रही। अब डॉलर क्या हो चुका है, महंगा हो चुका है, तो सर मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। क्या हो गई, बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ने से फायदा होता है ना सर, नुकसान है सर, उधारी बढ़ेगी तो नुकसान है ना सर। कितने का नुकसान है, 1 लाख का। सर हर मॉनेटरी आइटम को, हर मॉनेटरी आइटम को, हर मॉनेटरी आइटम को आपने रीवैल्यू करना है फॉरेन करेंसी के लिए। कब, एवरी रिपोर्टिंग डेट। कौन सा डेट, रिपोर्टिंग डेट क्या होती है, जिस वक्त आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, वो जरूरी नहीं है सिर्फ ईयर एंड हो, क्वार्टरली अकाउंट्स भी अगर आप बना रहे हो, वो भी मॉनेटरी, वो सॉरी वो भी रिपोर्टिंग डेट है। अब बताओ सर मैं रिपोर्टिंग डेट पे एंट्री क्या पास करूं? सर मैं कहूंगा जनाब एक्सचेंज लॉस डेबिट। क्या चीज, लॉस डेबिट। कितने से, 1,31 मार्च को। और पेबल मैंने बढ़ा दिया, कितने पे आ गया जी पेबल, 1 लाख पे आ गया। ऐसा फिर रिपीट कर रहा हूं, इन्वेंट्री का क्या करें, कुछ नहीं करें, इन्वेंट्री को छोड़ दें, बस खत्म हो गई इन्वेंट्री। पेबल मैंने बढ़ा के कितना कर दिया सर, 9 लाख कर दिया, 8 लाख से 9 लाख पे लेगा। कितने की एंट्री पास की? और सर आपने ये जो एक्सचेंज लॉस है कहां जाएगा, ये ओसीआई में जाएगा या पीएनएल में जाएगा, किस पे जाएगा? याद रखना, मॉनेटरी आइटम का एक्सचेंज गेन और लॉस पूरा का पूरा पीएनएल में जाएगा अनकंडीशनली। क्या चीज, अनकंडीशनली। मॉनेटरी आइटम्स का चेंज, एक्सचेंज गेन और लॉस पीएनएल में जाएगा। मुझे एक बात बताएं, एक्सचेंज गेन और लॉस निकलेगा ही किस पे? नॉन मॉनेटरी को तो आप छेड़ते नहीं हो ना, निकलेगा ही किस पे? अभी तक तो हमने यही पढ़ा ना कि वो किस पे निकलेगा, मॉनेटरी आइटम्स पे निकलेगा। मॉनेटरी आइटम्स का मतलब पेबल्स, रिसीवेबल्स। या पेबल बैलेंस शीट पे होगा, उसको ईयर एंड के रेट पे ले आएंगे, या रिसीवेबल होगा उसको ईयर एंड के रेट पे ले आएंगे। या डॉलर पड़े होंगे, हमारे पास डॉलर भी तो पड़े हो सकते हैं ना, करेंसी, उसको भी हम क्या करेंगे सब, उस रेट पे ले आएंगे जो ईयर एंड पे चल रहा है। तो 3 चीजों को आपने रीमेजर करना है फॉरेन करेंसी के लिए। किसको? सारे फॉरेन करेंसी पेबल्स, सारे फॉरेन करेंसी रिसीवेबल्स, और फॉरेन करेंसी इटसेल्फ अगर तुम्हारे पास पड़ी हुई है फॉरेन करेंसी। डॉलर मैंने 60 का लिया था, आज 80 का हो गया, तो उसको रिकॉर्ड करो। ऐसा मुझे बताओ सर कितनी चीजें हमने मॉनेटरी आइटम्स में डाली है? 3। कौन कौन सी? सारे रिसीवेबल्स जो फॉरेन करेंसी में, सारे पेबल्स जो फॉरेन करेंसी में और कैश में सेटल होंगे, सारे रिसीवेबल जो फॉरेन करेंसी में कैश में सेटल होंगे, और नंबर 3 फॉरेन करेंसी इटसेल्फ। ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, 31 मार्च को ये एंट्री पास हुई, सर मैं 15 अप्रैल को इसको पे करने गया। क्या करने गया? 15 अप्रैल को पे करने गया, पता चला डॉलर का रेट मजीद चेंज हो गया, 180 से 192 पे चला गया, 192 पे चला गया। अब फिर हम एक एंट्री पास करेंगे, पेबल डेबिट। गौर से देखना, कितने पे रिकॉर्डेड आपका पेबल? सर 5000 इंटू 180 कितना, 9 लाख। भाई मैं कैश कितना पे करूंगा? मैं कैश पे करूंगा सर 5000 इंटू 192 कितना? तो मुझे बताओ, मुझे तो और नुकसान हो गया। एक्सचेंज लॉस कहां जा रही है, कितना? 60,000। इसका मतलब तमाम मॉनेटरी आइटम्स को आपने फॉरेन करेंसी के लिए 2 डेट्स पे रीमेजर करना है। 2 डेट्स कौन सी? रिपोर्टिंग डेट और दूसरा सेटलमेंट डेट। कौन सी 2 डेट्स? रिपोर्टिंग डेट और सेटलमेंट डेट। किस आइटम को आपने मुंह भी नहीं लगाना? नॉन मॉनेटरी को। किसको आपने मुंह लगाना है? मॉनेटरी को। कब कब मुंह लगाना है? सर हर रिपोर्टिंग डेट पे और सेटलमेंट डेट पे। रिपोर्टिंग डेट पे भी रीवैल्यू करोगे और सेटलमेंट डेट पे भी एक्सचेंज गेन और लॉस बुक करोगे। ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं, ये अनरियलाइज लॉस है, ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है। नहीं ओसीआई में ये किसने कह दिया भाई? इससे पहले तुम लोग ने आईएफआरएस 9 पढ़ा यार, ये बातें नहीं करो कि अनरियलाइज गेन और लॉस ओसीआई में जाता है। नहीं भाई, एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पढ़ा था, एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल इन्वेस्टमेंट्स पढ़ी है ना, उस पे अनरियलाइज गेन कहां जाता है?
पीएनएल पे जाता है ना मेरा बच्चा, ठीक है जी। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, इसीलिए बेटा, ये भी इसीलिए कि कुछ वक्त में जो है वो हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ, तो फिर तो आपको सिर्फ रिपोर्टिंग सेटलमेंट डेट पे जाके करना है ना। कहाँ से कॉपी करना है? यहाँ से। यार ये जो तुमने टर्म यूज किया ना, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ये टर्म 2016 के बाद से यूज नहीं होती है, ठीक है, ये पता है ना आपको। पहले IFRS 9 की जगह जो स्टैंडर्ड होता था उसका नंबर था IS 39, जो एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी आज आपके पास है, वो पहले जमाने में कहलाती थी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ठीक है ना। अभी एक और कैटेगरी इन्वेस्टमेंट की, कौन सी, एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI, वो पहले जमाने में कहलाती थी अवेलेबल फॉर सेल। जो आपके पास आज अमोर्टाइज कॉस्ट है, वो पहले जमाने में कहलाती थी हेल्ड टिल मेच्योरिटी, ठीक है, नाम चेंज हो चुके हैं। तो बंदे ने तो हैरान कर दिया मुझे, 1945 का आदमी है भाई, हैं। अच्छा, SPPL, चलो जी। लेकिन लोग दो बेगमात में इंसाफ नहीं कर पाते कभी, मतलब ये बंदे ने बहुत इंसाफ किया, अल्लाह ने उसको तौफीक दी, वो घर पे तरबूज भी लाता था, 2 तरबूज लाता था तो एक एक को नहीं देता था, दोनों को काट के आधा आधा दोनों बेगमात को देता था। तो बेगमात का इंतकाल हो गया एक साथ। उसने ये सोचा कि भाई यार ये ना हो कि एक को पहले निकालूं दूसरे को बाद में निकालूं, ये गुनाह हो जाएगा। तो उसने कहा काम करता हूँ मैं घर में एक और दरवाजा बना लेता हूँ ताकि दोनों साथ जनाजे निकले। तो दोनों के जनाजे साथ निकाले, दफन हो गई। रात को जो है वो दूसरी बीवी ख्वाब में आई कि आपको अल्लाह नहीं छोड़ेगा, आपने मेरे साथ गलत किया। उसने कहा क्यों? कहता है वो उसको पुराने दरवाजे से उसको नए दरवाजे से निकाला, मुझे पुराने से निकाला, ठीक है ना। तो क्या चीज, आप इंसाफ नहीं कर सकते, इंसाफ कर भी लो तो लोग मानेंगे। चलो जी, क्या कह रहा है? दूसरी शादी करने का तरीका बहुत आसान है, आप घर में अफवाह फैला दो मेरी दूसरी शादी हो गई है, घर वालों का रिएक्शन देखो, गालम गलोच तक बात होती है तो ठीक है, ठीक है, खून ख्वारी मारा मारी की बात आ जाती है, आप कह दो मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी आपका नसीब। अच्छा जी, चलो यार ये टिप्स अलग से लेना मुझसे। बड़े माँ के दोस्त, चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, हाँ जी, नॉन मॉनेटरी आइटम का क्या करना है? मुंह भी नहीं लगाना। मॉनेटरी आइटम का क्या करना है? सर रीमेजर करना है फॉरेन करेंसी को, किन फॉरेन करेंसी के लिए किन डेट्स पे? 2 डेट्स पे, रिपोर्टिंग डेट पे और सर पेमेंट डेट के ऊपर। ऐसा आपको एक बात बताऊं, आप कह रहे हो नॉन मॉनेटरी आइटम को मुंह नहीं लगाना, इस स्टैंडर्ड का 80% हिस्सा नॉन मॉनेटरी आइटम की फॉरेन करेंसी अकाउंटिंग का, और अभी हम उसको क्या कह रहे हैं? मुंह ही नहीं लगाना। अभी जब उसको आप मुंह लगाना शुरू करेंगे तो आपको छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना। 80% इस सब्जेक्ट का एरिया वहां, शाबाश जी। चलो जी, बड़े हम आगे दोस्त, ये तो मजा ही नहीं आया। अच्छा चलो सुनो भाई, आज अब मैं जो जिस तरह चीजें लेके चलूंगा ना वो सुन लो भाई। मैं आज मेरी आज से क्लासेस शुरू होंगी, और मैं पहले
कुछ एरियाज आपके साथ कवर करूंगा ताकि आकाश और मैं मिलकर कोर्स कंप्लीट करें, ठीक है। जो एरिया आकाश ने ऑलरेडी कवर करा है वो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दूंगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। आप लोगों ने कवर कर लिया है तो जरूरत नहीं, पढ़ाऊंगा क्या मैं, IS-21 कवर कराऊंगा, मैं डेफर टेक्स कवर कराऊंगा, ठीक है। 3 और छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, मे भी एक बड़ा टॉपिक है। कंसोलिडेशन का एक एरिया मैं करा दूंगा, एक आकाश करा देगा, लेकिन जो भी है मिल बांट के तुम अच्छा करा देंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है। रिफ्रेशर का बैच, यार अब देखो बैच रिफ्रेशर का और रेगुलर एक ही बात होती है। अब उसके लिए अलग से, हाँ ये है कि भाई मैं जो एरिया आकाश ने कवर कराया है ना वो मैं लाइव पढ़ाऊंगा, आपके पास ऑप्शन होगा, आपने आना है आओ, नहीं आना है नहीं आओ, मैं रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो आप सामने बैठ के भी दे सकते हो, ठीक है जी। मैं अभी पहले ही आपको खत्म कराऊंगा, उसके बाद अच्छा IFRS 15 भी मेरे पास है, ठीक है जी। चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी, यहाँ ऑफ कर दें, कल से फिर इसको लेके चल जाएंगे, ठीक। थैंक यू।